बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके नियुक्ति पत्र वितरण से लेकर के आपके सर्विस बुक बनने तक की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। पूरे वीडियो को वॉच करेंगे ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएं। और सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जो नोटिफिकेशन आए हैं उस जानकारी को आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपके नियुक्ति पत्र से लेकर के आपका ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग में क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, कौन कौन सा प्रमाण पत्र एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको किस प्रकार से ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग में आपको किस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर लिखना है, इसके बाद आपका वेतन विपत्र किस प्रकार से बनेगा, आपका वेतन कितना होगा, टोटल बेसिक पे से मिला करके सबका DA HRA से लेकर के पूरा कैलकुलेशन में बताऊंगा। 1 to 5, 6 to 8 दोनों कैटेगरी के टीचरों का पेमेंट कितना होगा और कब ये मिलेगा, और उसके साथ साथ सर्विस वो किस प्रकार से बनेगा, आपका वेतन विपत्र किस प्रकार से जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मुख्य लेटर है उससे कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर दिया है। 23 फरवरी को आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद देखिए, योगदान के उपरांत ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है उनका वेतन भुगतान नियमानुसार तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है उनके वेतन भुगतान प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लें यहाँ पे कि यदि आपका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है तो आपको तत्काल वेतन मिलने लगेगा, फिर भी कम से कम आपको 3 महीने तो वेट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है कि यहाँ पे जो जांच किया गया था शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, उसमें 95% का सत्यापन किया जा चुका है। इसमें से 562 अभ्यर्थियों की जो प्रमाण पत्र थे वे फर्जी पाए गए, यानी कि गलत पाए गए, तो उनके विरुद्ध तो जो कार्रवाई सरकार करेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30/9/2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर के संबंधित प्राधिकार कार्य करेंगे। यानी कि 30 सितंबर ये डेडलाइन निर्धारित की गई है कि 30 सितंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाने चाहिए, और सभी प्रमाण पत्रों के उल्लिखित अवधि में सत्यापनोपरांत वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि एक तरफ तो ऊपर में कहा गया कि जिनका सत्यापन हो चुका है उनका वेतन भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत आपका वेतन जो है 30 सितंबर 2022 यानी कि अक्टूबर में जा करके होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि अक्टूबर में होगा या फिर 2-3 महीने ही इंतज़ार करने पड़ेंगे, तो ये तो बाद वाली बात है। पहले ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वेतन मिलने में कुछ टाइम लगता ही है। हम लोग भी जब ज्वाइन हुए थे तो 6 से 7 महीने वेट करना ही पड़ा था, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं वेतन को लेकर के भी। हम लोगों को लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था उसमें, और हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही गायब कर दिए गए थे, बहुत ज़्यादा माथापेची हुई थी। तो अभी आगे हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जो है उनके अधीक्षा के आधार पर, अधीक्षा मतलब चॉइस के आधार पर आपको चॉइस लेने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसकी एक सूची बनाई गई है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को पहले मौका दिया जाएगा, तो वो भी इसके साथ संलग्न है, आप उसे भी देख लेंगे। इसकी सूचना जो है जिले के वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र वितरण के निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि ताकि फटाफट इसे कंक्लूड कर लिया जाए। देखिए, अधीक्षा हेतु यानी कि चॉइस हेतु संलग्न सूची 1 के आधार पर जो है वो आपको क्रमानुसार मौका दिया जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अनुसूची 1, संबंधित अभ्यर्थी से कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र। देखिए, शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट करवा लेंगे, वैसे मिल भी जाएगा। और कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा आपको जो है वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पे अपना जाति आवासीय देंगे। और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि कहाँ से बनवाना है, तो आप जिस ज़िले में रहते हैं आपको अपने ज़िले से बनवा करके देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी नियुक्ति जहाँ हुई है वहाँ से बनवाना, क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हैं तो आपके प्रमाण पत्रों के जो भी इश्यू होंगे, जो भी प्रमाण पत्र इश्यू होंगे आपके, वे आपके गृह जिला से होंगे, ना कि दूसरे जिला से होंगे, क्योंकि आप जिस जिला के निवासी हैं
वहाँ ही सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा ना, दूसरे ज़िला में नहीं होगा। तो आपको अपना जाति आवासीय जो भी लगेगा वहाँ पे देना पड़ेगा, तो आप दे करके बनवा लेंगे। और इसके आगे बढ़ेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण दिवस पर 1 प्रति जो है चयनित अभ्यर्थी को दी जाएगी। देखिए 6 प्रति बनाई जाएगी नियुक्ति पत्र की। 1 प्रति आपको हाथों हाथ मिलेगा और 1 प्रति आपको डाक के द्वारा भी भेजा जाएगा आपके पते पर। तो 2 नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त होंगे। एक संबंधित विद्यालय को जाएगा, एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास रहेगा, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रहेगा, एक जिला के पास रहेगा। तो इस प्रकार से कुल 6 आपके प्रमाण पत्र, आपका जो नियुक्ति पत्र होगा वो बनाया जाएगा। अब आगे देखिए, अनुसूची दिया हुआ है, इसके अनुसार से चॉइस लेने का मौका मिलेगा। सबसे पहले विकलांग महिला को मौका दिया जाएगा। इसमें भी कैटेगरी वाइज है, अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, फिर एससी, फिर ईबीसी, फिर बीसी, फिर अनारक्षित यूआर। उसके बाद फिर विकलांग पुरुष को मौका दिया जाएगा, फिर महिला को मौका दिया जाएगा, इसके बाद पुरुष। तो इस प्रकार से एक सूची बना दी गई, इसके अनुसार चॉइस लेने का मौका दिया जाएगा कि आपको कौन से स्कूल में जाना है ना। तो कौन से स्कूल में जाना है, इसके लिए आप का चयन जिस प्रखंड में हुआ है वहाँ के प्रखंड में आप जाकर के देख सकते हैं कि किस विद्यालय में सीट खाली है और कौन सा विद्यालय। लेकिन चॉइस में जिस क्रम के अनुसार आपको मौका मिलेगा वहीं पे आपको चॉइस लेने का अवसर दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे, नियोजन पत्र में आपका इस प्रकार से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, सारी जानकारी रहेगी। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि नियुक्ति पत्र जब आपको प्राप्त होगी तो उसके सारे कॉलम को आप गहनता से देख लेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कोई भी कॉलम जो है वो खाली नहीं है, सारे कॉलम से भरे होने चाहिए। वैसे हम लोगों को जब मिला था नियुक्ति पत्र तो हम लोगों का एक पॉइंट छोड़ दिया गया था और उस पॉइंट को लेकर के हम लोगों के वेतन भुगतान में बहुत ज़्यादा माथापच्ची हुई थी। तो चूँकि हम लोगों ने एकजुटता दिखाई, हम लोग जितने भी प्रखंड में बहाल हुए थे सब एकजुट हो गए और हम लोगों ने बिल्कुल बिना किसी करप्शन के लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने अपना वेतन चालू करवाया था। उसी प्रकार से आप जिस प्रखंड में बहाल हो रहे हैं, आप सभी एकजुट रहें, एक टीम बना करके काम करें तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और सारी चीज़ आसानी से होंगे, बिना पैसे खर्च किए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान के समय सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीटेड सीटेड का रिजल्ट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के समस्त प्रस्तुत करेंगे। आपको 2 फोल्डर में बना करके ले जाना है। 2 फोल्डर में आप सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे और सबको सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। दोनों फोल्डर आपको स्कूल में देना होगा। और वहाँ पे साथ ही साथ आपको कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने जो आपने शपथ पत्र बनाया है, यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत शपथ पत्र भी देना होगा। इसके साथ साथ आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना होता है और आचरण प्रमाण पत्र की बात भी की जा रही है। तो देखिए, जो नियमावली बनाई गई है शिक्षक नियोजन की, जो नियमावली है, नई नियमावली, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है। इसलिए बहुत सारे जिले अलग से ये लेटर जारी कर रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने थाने से बनाया जाएगा। आप जिस भी थाना के अंदर आते हैं अपने गृह जिला में, वहाँ से ही आपको बना करके देना होगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस मुकदमा नहीं है, आपका आचरण बिल्कुल स्वच्छ प्रवृत्ति का है। इसका आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो देखिए, ये जो है कहाँ से बनेगा, तो ये जो गेजेटेड डॉक्टर्स होते हैं, जो सबसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा निर्गत किया जाता है। तो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में अगर ये चिकित्सा पदाधिकारी बैठते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा आप बनवा सकते हैं आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में, या फिर आपके जिला के सदर अस्पताल में तो बैठते ही हैं, वहाँ से आप निर्गत करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो दहेज लेना और दहेज नहीं, तो इसके लिए जो है वे सारे कैंडिडेट्स प्रमाण पत्र देंगे जिन्होंने शादी नहीं की है अभी तक, और जिन्होंने शादी कर ली है तो फिर उन्हें तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी शादी तो पहले ही हो गई, तो फिर वे दोबारा तो शादी करेंगे नहीं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें, शपथ पत्र इस प्रकार का रहेगा। तो अब हम चर्चा करेंगे आगे आपके ज्वाइनिंग के समय आपको किस प्रकार से योगदान पत्र
वैसे तो आप सभी सक्षम हैं योगदान पत्र लिखने में, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल लेटर लिखने का तरीका होता है, मैं उसके लिए एक नमूना यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो योगदान पत्र आप इस प्रकार से हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर टाइप भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का पूरा नाम यहाँ लिखेंगे, उसके बगल में कॉमा दे करके प्रखंड, कॉमा दे करके जिला, इसके बाद फुल स्टॉप देंगे। विषय में आप इस प्रकार से लिखेंगे, विद्यालय का नाम देते हुए कि अमुक विद्यालय में आपका चयन जिस नगर से हुआ है या फिर प्रखंड से या फिर पंचायत से, जिस स्तर पर आपका चयन हुआ है। मान लीजिए कि आपका प्रखंड शिक्षक के पद पर नियोजन हुआ है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, विद्यालय का नाम देते हुए कि अमुक विद्यालय में प्रखंड शिक्षक के बेसिक या स्नातक ग्रेड आपकी बहाली बेसिक में हो रही है या फिर स्नातक में, यानी कि 1 to 5 में अगर है तो बेसिक, 6 to 8 में है तो स्नातक ग्रेड पद पर योगदान देने के संबंध में, ठीक है, योगदान के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा चयन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के आलोक में, चूंकि 2012 के आलोक में ही इसी नियमावली के तहत नियोजन हो रहा है, आलोक में नगर प्रखंड या पंचायत जिस नियोजन इकाई के द्वारा आपका यहाँ पे नियोजन हो रहा है, तो उस नियोजन इकाई का पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके पत्रांक और दिनांक को देंगे, ठीक है। जो पत्र आपको मिलेगा नियुक्ति पत्र, उसके ऊपर पत्रांक और दिनांक दिया हुआ रहेगा, तो पत्रांक और दिनांक यहाँ पे डालेंगे कि आलोक में विद्यालय का नाम देंगे जिस विद्यालय में आपका चयन हुआ है, बेसिक या स्नातक ग्रेड, किस ग्रेड पर आपका चयन हुआ है उसको लिखेंगे, शिक्षक के पद पर हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में आज दिनांक दे देंगे जिस तिथि को आप वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। सपोज दैट यदि आप 1 मार्च को जाते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा 1 मार्च को आप ज्वाइन करें, तो 1 मार्च के पूर्वाह्न में विद्यालय में योगदान हेतु उपस्थित हुआ हूँ, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे योगदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। इस हेतु मैं श्रीमान का सर्वदा हृदय से आभारी रहूँगा। नीचे विश्वास भाजन लिख करके फिर साइन करना है, आपको नाम और पिता का नाम और डेट देना है, ठीक है। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, 2 प्रति में 2 फोल्डर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका योगदान पत्र दे करके आप वहाँ पर सबमिट करेंगे स्कूल में। अब इसके आगे चर्चा करेंगे कि आपका वेतन किस प्रकार से होगा। तो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका पेमेंट स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का वेतन विपत्र किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आपको पे स्केल तो पता ही है, 5200 से 20,200 का पे स्केल है, लेकिन ग्रेड पे आपको 2 वर्षों तक शून्य कर दिया गया है, यानी कि 2 वर्षों तक ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप समझ लें। अब सरकार की ये क्या मंशा है मुझे समझ में नहीं आता। पहले भी जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए सबको 2 वर्षों तक का प्रशिक्षित बना करके रखा गया और अभी भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो बेसिक पे इंडेक्स फर्स्ट के अनुसार जो है, सबसे जो नया पेमेंट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 15,380 ये बेसिक पे एंट्री लेवल फर्स्ट का है, ठीक है। और इसी के आधार पर आपका सारा वेतन जो है वो कैलकुलेट होगा, चाहे वो 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, हाई स्कूल में भी अगर जो शिक्षक बहाल होंगे तो उनका कैलकुलेशन भी इसी बेसिक पे के आधार पर होगा। अब देखिए किस प्रकार से होगा, इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले समझ लेंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। तो टोटल पेमेंट कैलकुलेशन किस प्रकार से रहेगा, और HRA के अनुसार मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, एक 4% HRA वाला और दूसरा 8% HRA वाला। ये 4% HRA और 8% HRA क्या है इसको भी समझ लें। HRA का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, ठीक है, यानी कि आपकी जहाँ नियुक्ति होगी वहाँ रहने के लिए आपको किराया भत्ता दिया जाता है, मकान किराया भत्ता इसको कहते हैं हिंदी में। तो मकान किराया भत्ता 2 कैटेगरी का है बिहार के अंदर। वैसे पूरे देश की बात करें तो 3 कैटेगरी का होता है, XYZ 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा गया है। X कैटेगरी महानगरों को रखा गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये जो है वो X कैटेगरी के शहर हैं। और यहाँ पे बिहार के अनुसार अभी बात करें तो 16% है, वैसे केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया है, लेकिन बिहार में अभी भी 4, 8, 16 वाला ही है, तो 16 तो है नहीं बिहार के अंदर। तो बिहार में केवल Y और Z कैटेगरी के शहर हैं, ठीक है। तो Y और Z में मतलब हो गया कि Y में जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, उसमें भी सभी ज़िले शामिल नहीं हैं। तो जिला मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अंदर जितने शिक्षक हैं उनको 8% HRA मिलता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है या जिला मुख्यालय के 8 किलोमीटर से बाहरी क्षेत्र में पदस्थापित हैं तो उनको 4% HRA दिया जाता है। तो इसके अनुसार से आपका वेतन
तैयार होता है। तो बेसिक पे देखिए 15,380, ठीक है। और अभी जो डीए मिल रहा है वो है 31%। हो सकता है आने वाले समय में बढ़े तो आपका वेतन भी इंक्रीज होगा। तो 31% डीए को कैलकुलेट किया जाता है तो 4,768 रुपये होते हैं। फिर एचआर आपका 4% के अनुसार 615 और इधर 1,230 रुपये हो जाता है। स्पेशल अलाउंस आपको दिया जाता है। स्पेशल अलाउंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको अभी ग्रेड पे नहीं मिल रहा है। तो स्पेशल अलाउंस के रूप में 6 to 8 के टीचर्स को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि 1 to 5 को नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम 6 to 8 की चर्चा कर रहे हैं। तो स्पेशल अलाउंस आपको 1,000 रुपये मिलेगा, मेडिकल आपको 1,000 रुपये का मिलेगा। तो टोटल आपका हो जाता है 22,763 रुपये। 22,763 रुपये में से आपके ईपीएफ का डिडक्शन हो जाएगा 1,800 रुपया। ईपीएफ क्या है? तो ईपीएफ का मतलब हो गया कि आपका जो पेंशन स्कीम होगा, तो उस पेंशन स्कीम के तहत आपके 15,000 रुपये बेसिक पे के आधार पर आपका कटता है, ठीक है। जितने भी शिक्षक हैं सभी के, कोई यहाँ सीनियर या जूनियर नहीं है। 15,000 के एंट्री पे लेवल को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। किसी का 12% आपका ईपीएफ में कटेगा। तो 15,000 का 12% 1,800 रुपये होता है। तो 1,800 रुपये जो है वो ईपीएफ डिडक्शन होता है। तो ईपीएफ डिडक्शन होने के बाद आपका नेट पे जो होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, वो होगा 20,963 रुपये। और 8% एचआरए वाले कैंडिडेट्स का 21,578 रुपये नेट बैलेंस आएगा आपके अकाउंट में। तो ये आपका पर मंथ का बैलेंस हो गया 6 to 8 का। अब चर्चा करेंगे 1 to 5 कैटेगरी के टीचरों का। तो 1 to 5 कैटेगरी के टीचरों का भी पे स्केल वगैरह सेम रहेगा, ग्रेड पे 0 रहेगा। बेसिक पे इंडेक्स 15,380 से ही शुरुआत होगी उनकी भी। और उनके भी 2 कैटेगरी हैं, 4% एचआरए वाले और 8% एचआरए वाले। अभी निर्भर करता है कि आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहर से बाहर हैं तो 4%, और यदि आप शहर में हैं तो 8% एचआरए आपको मिलेगा। अब इसको भी इसी प्रकार से समझ लें, बेसिक पे आपका 15,380 ही रहेगा, डीए आपका वही रहेगा, एचआर भी सेम चीज़ें रहेंगी, केवल स्पेशल अलाउंस आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 to 5 कैटेगरी के जितने भी टीचर बहाल होंगे उनको स्पेशल अलाउंस दे नहीं है। 6 to 8 को 1,000 रुपये है, हाई स्कूल वालों को 1,500 रुपये है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी का पेमेंट सेम हो जाएगा अगर स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाएगा तो। और जब आपको ग्रेड पे मिलने लगेगा तो स्पेशल अलाउंस अपने आप ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपका नेट पेमेंट जो होगा डिडक्शन के बाद 19,963 रुपये, और 8% एचआरए वालों का हो जाएगा 20,578 रुपये। तो ये आपका नेट पेमेंट आएगा डिडक्शन के बाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा हिसाब किताब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे ही आप स्कूल में ज्वाइनिंग करते हैं, जिस दिन से आपका अटेंडेंस बनने लगता है उसी दिन से आपका जो है, उसी तारीख से आपका वेतन चालू होगा, ठीक है। उसी तारीख से आपका हिसाब किताब जोड़ा जाएगा। अब जैसे कि मान लिया जाए कि किसी ने 27 फरवरी को ज्वाइन कर लिया, तो 27 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक 2 दिनों का पेमेंट उनको फरवरी माह में दिया जाएगा। और उनकी जो सूचना है वो वेतन विपत्र के साथ जाएगी। लेकिन वेतन विपत्र जाता है तो उसके लिए नियम क्या है, इसको भी समझ लें। महीने के 20वें तारीख को वेतन विपत्र जाता है स्कूल से, तो इसका जो क्राइटेरिया है 21 तारीख से 20 तारीख तक का, ठीक है। 21 तारीख से 20 तारीख तक का ये कैलकुलेट होकर के जाता है। जैसे कि यदि आप फरवरी में ज्वाइन हो रहे हैं या फिर मार्च में ज्वाइन हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, किसी भी दिन आप ज्वाइन हो जाएं, 30 दिन के अंदर आपको किसी भी दिन आपको ज्वाइन कर लेना है। तो वेतन विपत्र जब बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि फरवरी का अगर वेतन जाएगा तो फरवरी का वेतन कब से कब कर जाएगा, 21 जनवरी से 21/1/22 से लेकर के 20/2/22 तक का जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वेतन विपत्र जाता है। अब जैसे अगर फरवरी का जाएगा, मार्च का जाएगा, तो मार्च का वेतन हो जाएगा 21/2/22 से आपके 20/3/2022 का, यानी कि 21 तारीख से 20 तारीख तक ये हिसाब किताब जाता है। तो इसके अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे संलग्न किया जाएगा और वेतन विपत्र पर बाकायदे प्रधानाध्यापक 2 लाइन लिख देंगे कि आपका नाम दे करके इनका जो है नियोजन विभाग के पत्रांक दिनांक इतने के अनुसार स्थिति को हुआ है और इन्होंने इस तिथि को विद्यालय में योगदान दिया है, और आपका नाम वहाँ पे इंक्लूड करते हुए वेतन विपत्र में भेजा जाएगा। तो वेतन विपत्र शुरुआत हो जाएगी
आपके पहले महीने से ही वेतन मिलने में भले 6 से 7 महीने लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेतन विपत्र आपका पहले महीने से जाना चाहिए। आप इसको सुनिश्चित कर लेंगे। अब आखिरी बात करेंगे आपके सर्विस बुक बनने की। तो देखिए, सर्विस बुक आपका तभी बनता है जब आपका पेमेंट शुरू हो जाता है। तो पेमेंट शुरू हो गया, आपका सारा क्लियरेंस हो गया विभाग के द्वारा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं है। इसके बाद सर्विस बुक बनाने की प्रक्रिया होती है। सर्विस बुक आपको मार्केट से खरीद करके स्कूल में देना होगा, और स्कूल के जो आपके एचएम होंगे वे आपके सर्विस बुक पर कुछ ज़रूरी एंट्री कराते हुए आपके हाथों का जो है, आपकी सारी उंगलियों की छाप लेते हुए, सारी जानकारी भरते हुए आपका सर्विस बुक वहाँ से वे अग्रसारित करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय उस पर प्रति हस्ताक्षरित करते हुए, उसको संपुष्ट करते हुए फिर आगे जिला में ट्रांसफ़र करेंगे, और जिला के द्वारा आपको प्रति हस्ताक्षरित करते हुए वापस आपको दे दिया जाता है। तो प्रक्रिया ये है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता कुछ और है का मतलब है कि आपको जो है इसमें भी बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। आपके सामने भी बिचौलिए आ जाएंगे कि मैं आपका बनवा दूंगा, आपको हमें कुछ पैसे देने होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप एकजुट रहते हैं तो आपका सर्विस बुक भी बिल्कुल कम खर्च में बन जाएगा। जो केवल लिखने का खर्च होता है, केवल उसी खर्च में बन जाता है। सबसे ज़रूरी है कि एकजुट रहना। आप जिस भी प्रखंड में बहाल हुए हैं, जितने लोग बहाल हुए हैं, सब एक टीम बना करके रखें, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, ताकि कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का सामना सारे मिल करके करें, तो ये ज़्यादा आसान होगा। अन्यथा अगर आप अकेले अकेले रहेंगे तो आप समझ लें कि विभाग में बहुत जगह ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको शोषण करेंगे आर्थिक रूप से। तो उम्मीद है कि सारी बातों को आपने समझ लिया होगा। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।